अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नैब की जानिब से नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की जो तहकीकात चल रही थी उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और 1 जनवरी को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था उसमें मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन समेत 5 इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दी गई थी। और इस इजलास में जिन इंक्वायरियों को बंद करने की मंजूरी दी गई है उनमें पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, सोशल एक्शन प्रोग्राम, पार्क इनक्लेव और दीगर प्रोग्राम शामिल हैं। और इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में यह बताया गया कि शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च 2000 के बाद से जारी थी, जिसमें इल्जाम था कि शरीफ खानदान ने ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदाद बनाई और ट्रस्ट के अकाउंट्स में खुर्द-बुर्द की गई और ऑडिट भी नहीं कराया गया। और मंजूरी के बाद नैब ने तरमीमशुदा एक्ट 2022 के सेक्शन 31B के तहत शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया है। अब ये जो शरीफ खानदान पर एक अहम केस नैब में जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी उसको क्लोज करने का ये मामला। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और आज जो उनकी अदालत में समाअत हुई है, इतलात यह आई है कि बानी पीटीआई आज आप दीदा भी हो गए और उन्होंने जज के रूबरू पेश होकर ये कहा कि ना उनको उनके फैमिली मेंबर से मुलाकात करने दी जा रही है और ना ही उन्हें किसी भी महाज पर शफाफ ट्रायल दिया जा रहा है। और इलेक्शंस को लेकर जो उनके सियासी जमात के तहफुजात हैं वो भी रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो मामला है बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर, नैब की चार्जशीट में कौमी खजाने को 1583 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। और नैब ने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ 20 गवाह जो है वो पेश करने का आज जो है इस हवाले से नैब इस 20 गवाह पेश करेगा। ये नैब ज़राए की तरफ से इस खबर की तस्दीक हुई। हम प्रोग्राम में तफसीलन आज बात करने वाले हैं कि इलेक्शन से पहले नून लीग के जो लीडर्स हैं या जो शरीफ फैमिली है उनके केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी गुज़श्ता कई सालों से वो तो क्लोज कर दी गई, लेकिन दूसरी जानब जो पीटीआई पर मुकदमात हैं 9 मई के अलावा जो केसेस हैं तोशाखाना और साइफर में तो जिस तरह से उनकी जमानत हुई, जो दीगर केसेस हैं उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार भी बढ़ता जा रहा है और जो बल्ले का निशान है उस हवाले से भी फैसला नहीं हो सका। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा कारदार साहिबा ने मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उस्मा साहिबा, इस वक्त बल्ले का निशान, दीगर केसेस, कागजात नामजदगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस जो हैं वो हर रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को। नून लीग के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट है, ना अहली का भी जो सामना था ताहयात वो भी खत्म हो गया, तो ऐसे में इलेक्शंस हो सकते हैं फ्री एंड फेयर। अवाम तो कहती है कि इलेक्शंस अगर नहीं भी होते तो नताइज तो हमें पता चल गए हैं क्या है। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, आपने जो इमरान खान की हुकूमत के जो 4 साल आपने देखे उसमें इन्होंने सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेलों में डाला हुआ था और उनके खिलाफ ये मुकदमात चल रहे थे। भाई अगर आपके पास कोई सबूत थे, कोई एविडेंस था जिसके वजह से आपने ये रेफरेंस सारे फाइल करवाए थे और उनको हिफ्ज़े बेजा में रखा था और उनको डेथ सेल्स में रखा था, ना उनकी कोई सुनवाई थी, वहां पे 3-3 महीने उनको कोर्ट में डेट नहीं मिलती थी, कोई उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाता था, तो अब आपके पास सारे इदारे आपके अंडर थे, तो आपने क्यों नहीं इनको फिर सजा दिलवाई? सजा इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि कोई सबूत था ही नहीं, सब बोगस केसेस थे। और अब चूंकि इस वक्त हम तो अपने इदारों पे इत्मीनान रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो जो को रिलीफ मिल रहा है वो अदालतों की तरफ से मिल रहा है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, तो इसलिए केसेस जो है वो सारे अब आहिस्ता आहिस्ता बाइज्जत तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो बरी हो रहे हैं। और जो नाअहली वाला जो आपने ये देखा,
जो कल चीफ जस्टिस का जो फैसला आया है, ये भी समीउल्लाह बलोच का जो पिछले चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया था, खुद उन्होंने माना कि ये तो बड़ा नाइंसाफी पे मबनी फैसला है। ये कैसे हो सकता है कि आपका आइन तो किसी बड़ी सीरियस कोई जुर्म होता है, कत्ल होता है, रेप होता है, उसमें भी ताहयात का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो एक आप सियासतदान को क्यों रोक रहे हैं कि वो इलेक्शन से आप उसको सारी उम्र के लिए बाहर कर दें? तो देखिए, जो चीजें नाइंसाफी पे मबनी थी और जिनकी कोई बेसिस ही नहीं थी, जो सब बोगस थी, वो खत्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इमरान खान ने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं। अब क्या बंदा कह सकता है? किसने इनको कहा था कि जाके आप सारे तोहफे जो हैं तोशा खाना के, उनको आप औने पौने बेच दें, उनको डिक्लेयर भी ना करें, वो आप छुपाएं, आपकी जो असासे हैं वो कई कई सौ गुना बढ़ जाएं और आप उसका कोई हिसाब किताब भी ना दे सकें। और उसके अलावा हमारी आपको पता है सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। वो जो एक खाना काबा वाली एक बड़ी उन्होंने प्यार मोहब्बत से दोनों मुल्कों का स्टेट गेस्ट को जब तोहफा मिलता है, वो तो रियासत को मिलता है, तो आपको उसकी कदर करनी पड़ती है। तो किसने इनको कहा था कि इस तरह की हरकतें करें? और 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी अब कोर्ट में चल रहा है और उसमें जितने भी आपको पता है कि ये शवाहिद हैं, वो कोर्ट देखे क्या फैसला करती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? साइफर किसने लहराया था? एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, किसने कहा था कि उसके साथ खिलवाड़ करें आप? नहीं, तो ये लोग तो अवाम तो ये सवाल पूछ सारी रहे हैं कि जो चीजें 6 इनकी। और करप्शन नौ केसेस में, थे अब इस नौ शरीफ में तो ट्रस्ट केस में, उनकी तमाम की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई है और दूसरी तरफ केसेस में इजाफा हो रहा है। आप, मैं यही तो आपको बता रही हूँ ना कि अगर कोई एविडेंस है तो फिर ले आए ना। इतने ऐसे 4-5 साल से केसेस ये चल रहे हैं, तो अगर एविडेंस होती तो अभी तक वो उनको सामने आ जाती। कोई इनको सबूत तो था नहीं। कोई फोटो कॉपीज पे चल रहा है, कोई वैसे जुबानी कलामी चल रहा है, तो इनके पास कुछ भी नहीं था, सब बोगस मामला था ये। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको सुरखुरी किया है। और सबसे बड़ा तो ये 9 मई का जो इन्होंने सान्या, ये भी सारी इनकी अपनी ब्रेन वॉशिंग थी, जिस तरह से इन्होंने लोगों को गुमराह किया। और अब कहते हैं जी मैं तो मासूम हूं, ये तो मेरे कारकुनों ने किया। तो ऐसे तो नहीं होता, जवाब तो आपको देना पड़ता है। और आपके अगर खिलाफ सबूत भी हैं, एविडेंस भी है, तो उसका तो अब आप अपना नाम क्लियर करवाएं। अपना नाम अगर आप करवा सकते हैं तो क्लियर करवा लें। अच्छा, अहमद अवैस साहब, कल इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो खदशात थे, लतीफ खोसा साहब ने भी अदालत के रूबरू पेश होकर वो तमाम कंसर्न्स उठाए, लेकिन को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप कागजात नामजदगी का मामला है, किसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके किसी रहनुमा के या जो कागजात नामजदगी लेकर जा रहा है उसको मंजूर कर लिया जाए। बुनियादी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से खदशात, तहफुजात हैं क्या? तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन को तौहीर अदालत का मुर्तकिब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करार दे रही है? देखिए, बात यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिक तो बड़ी क्लियर बात है कि एक तरफ आप एक आदमी जो बाहर से आता है इस कैफियत में कि वो एब्सकॉन्डर भी है, कॉन्विक्ट भी है, और उसको आप अनप्रेसिडेंटेड तरीके के साथ, जो पाकिस्तान में मिसाल नहीं है, उसको बेल दे देते हैं। और उसको कहा जाता है कि पब्लिक जलसा भी बड़ा अटेंड कर ले। वो हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं और फलां जगह जा रहे हैं और वहां पे एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट एक कॉन्विक्ट मिल रहा है और वो जलसा भी अटेंड कर रहा है। दूसरी तरफ बिल्कुल एट द सेम ब्रेथ, सेम टाइम के ऊपर एक पीटीआई के एक कारकुन ने एक कॉर्नर मीटिंग की अपने कुछ कारकुन को बुलाने के लिए, और वो मीटिंग में पुलिस पहुंच गई, वहां पे हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की और उनको उठा के ले गया, हरासा किया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये नजर अगर ना आए तो वो जज कहते हैं ना कि जस्टिस इज ब्लाइंड बट नॉट द जज। तो ये सूरत हाल जो है ये तो सबके सामने वाज़ेह है। रोज क्या हो रहा है? कोई एक कॉर्नर मीटिंग प्रॉपर तरीके से किसी को अटेंड नहीं करने दी जा रही। कोई उनको एक कॉल करके सारे उनके कारकुन जो हैं या वर्कर जो हैं या जो इनके साथ अटैच हैं पीटीआई के साथ,
उनको एक भरपूर तरीके के साथ अपनी जो है एलिजेंस का इकरार करने के लिए इकट्ठे एक जगह पे होना और वहां पे एक जलसा जितना होता है वो करने की इजाजत कहीं भी नहीं है, कोई नहीं दे रहा। एक तरफ किस तरह जलसे भी हो रहे हैं, ये अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ जो है लाहौर में किसी हल्के में जाता है तो वहां से आवाम का रिबाफ इतना जोरदार मिलता है कि वापस आ जाता है। और साथ ही साथ आपने अभी जो ये बात कर रहे थे कि जी वो कुछ उसके खिलाफ तो सबूत ही नहीं मिला, कोई चीजें नहीं मिली, कोई एविडेंस ही कोई नहीं है। भाई एविडेंस नहीं है तो ये बता दो कि ये इनके पास 10 साल के सबूत तो अभी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि 1980 में ये आए सियासत में और 1990 में प्राइम मिनिस्टर बने। 10 साल के इनके इनकम टैक्स की रिटर्न उठा के देख लो, और वो एवरफील्ड की और जो है वहाँ की सऊदी अरेबिया की अजीजिया की जो इनकी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, इनके एसेट्स हैं, उनकी कीमत लगा के देख लो वो कहां से आ गए। ये देखिए मुल्क गरीब हो गया, ये 2 भाई और एक खानदान अमीर हो गया, इसी गरीब मुल्क से ड्रेन आउट करके ले गए पैसा, और वो अभी भी उनकी प्रॉपर्टी उनकी मलकियत में है। ठीक, लेकिन सर इलेक्शन कमीशन पर जो एक आईनी इदारा है उस पर जो तहफ्फुज़ात है पीटीआई के, उसको प्रूव भी तो करना है ना अदालत में फिर तहरीक इंसाफ ने। आप जो प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो बात की जाती है पीटीआई की तरफ से, ठीक है, वो उनसे मैं मिल के बात करूंगा कि केस टू केस बेस के ऊपर डिटेल वहां पे दे दें जो कुछ उनके साथ हो रहा है, और जो इलेक्शन कमीशन जो है जो कर रहा है, और जिस तरीके से ये बल्ले वाला केस भी जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो ये तो इट इज सो एविडेंट। अब अगर हम उसको नोटिस ना लें और उसके ऊपर एतराज पे एतराज अलग लगा लें, वो अलग बात है। हमें जुडिशरी के ऊपर एतमाद है और हम चाहते हैं ये सिस्टम जो है वर्केबल पोजीशन में चलता रहे, ताकि निज़ाम मुल्क का जो है वो तबाह हो जाएगा अगर जुडिशियल सिस्टम जो है वो कहीं पर भी उसमें झोल आ गया। तो इसलिए हम तो इसको सिक्योर करना चाहते हैं, इसको प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं। बल्ले का निशान अगर नहीं मिलता, जो कि तवक्को तो यही है कि बहुत मुश्किल है इस इंतखाबी निशान का हुसूल तहरीक इंसाफ के लिए, तो प्लान बी क्या है आपके पास? बैरिस्टर गौहर साहब ने तो पहले कहा था कि अगर कोई और भी इंतखाबी निशान मिलता है तो हम बाइकआउट नहीं करेंगे, इंतखाबी दंगल में उतरेंगे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ का बिल्कुल मुख्तलिफ है मौक़िफ़ इससे। आप क्या कह रहे हैं जी? आप क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि हम अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बल्ले का अगर हमें इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा तो हम किस तरह से कंटेस्ट करेंगे, तो सरीहन धांधली है हमारे साथ। हाँ, तो बात तो दुरुस्त है ना। एक बल्ले का निशान आप यानी आप देखिए कभी वो इलेक्शन कमीशन का फैसला तो पढ़े, फैसले में क्या लिख रहे हैं कि वो इसलिए इलेक्शन को कालअदम करार दे रहे हैं कि उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था इन्होंने, उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई। अब अंदाजा लगाइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शन के पार्टिसिपेशन से रोक रहे हैं एक इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने इलेक्शन करवाया है इंट्रा पार्टी, उसकी प्रॉपर लीगल तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अब अगर बंदा इनसे पूछे कि 1970 के जो इलेक्शन हुए थे, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान की तारीख के सबसे फेयर इलेक्शन थे, वो इलेक्शन याहिया खान ने करवाए थे, और याहिया खान जो था वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, मिलिट्री कू करके आया था। वो अपॉइंटमेंट ठीक थी उसकी? वो कहां से ठीक थी? उसने इलेक्शन करवा दिया, सारे मुल्क ने माना उस इलेक्शन को। ये तो तमाशा लगाया होगा इस मुल्क के साथ एक जो है, और इस किस्म के एतराजात लगा के एक पॉलिटिकल पार्टी का आउट करके ये समझते हैं कि पीसफुल स्मूथ सेलिंग हो जाएगी और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगी। यहाँ पे इतना बड़ा निजाम में खलल और खराबी आएगी क्योंकि 1 करोड़ वोट के ठीक है जो उस्मा साहब, अभी जिस तरह से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, ह्यूमन राइट्स ने भी इस हवाले से बात की है, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात का पाकिस्तान में हुसूल और बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अहमद अवैस साहब अपने कंसर्न्स का इजहार पीटीआई कर रही है, नून लीग तो इस वक्त जिस तरह से आपने कहा कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, लेकिन दूसरी सियासी जमातें आपको लगता भी है कि नताइज तस्लीम करेंगी?
देखिए अवैध साहब जो है ना बहुत गमजदा हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक तो लाहौर तो गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, और ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब निकल के नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में 21 अक्टूबर को शायद ये मुल्क से बाहर गए हुए थे, और शायद इनका टीवी खराब हुआ था, जो इनको नहीं नजर आया कि पूरे पाकिस्तान से किस तरह वालेहाना लोग निकले अपने कायद का इस्तकबाल करने। और ये किन लाडलापन की बात कर रहे हैं। हमें तो वो वक्त याद है जब गाड़ी में बैठे बैठे 14 हिफाजती बेले मिला करती थी एक शख्स को, और वो कहते थे आप निकले ना, हम खुद ही आएंगे आपकी गाड़ी में, हम आपका ले लेंगे बायोमीट्रिक, और कोई बात नहीं आप फिक्र ना करें, जो नहीं भी आपके ऊपर केस हुआ हम उसके भी आपको बेल दे देते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो 22 साल उन्होंने नाइंसाफी और जुल्म के साथ जमहूरी अमल से बाहर रखा, या उनको कैद में रखा, या उनको जिला वतन रखा, या उनको नाअहल करके रखा। तो वो तो उनको तो अल्लाह उन्होंने तो जिसे कहते हैं ना अब अजाला हुआ है। अब कहीं जहाँ के वो जितनी जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफियां हुई हैं वो अब इनके सामने आ रही हैं। ये कैफर किरदार तक एक एक वो पहुंच रहा है शख्स जिसने उनके साथ इस तरह से नाइंसाफियां की थी। देखिए आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मैं निहायत अफसोस से कहना चाहती हूं कि वो कौन सा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा जो दुनिया में जाके तो ये लोगों को रो रो के और पीट पीट के बताए कि जी ओ हो हमारे लोगों को मारा जा रहा है, या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। आपने इनकी बातें नहीं सुनी, मैंने इनकी लास्ट ट्विटर स्पेस सुनी है। इनकी प्लानिंग है, इन्होंने पूरी सोशल मीडिया की कंपनीज हायर की हुई हैं बाहर, इन्होंने लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बाहर, इन्होंने जितनी एचआर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाहर उनके साथ रवाबित कायम किए हुए हैं ताकि ढिंडोरा पीटें। और इन्होंने ये भी प्लानिंग की हुई है कि हम इलेक्शन के दिन हजारों लोगों को हमने लॉन्च करना है, वो जाके तो जितने पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें जाके रौला डालेंगे, हमारे से फलानी चीज छीन ली गई, हमारा आईडी कार्ड नहीं दे रहे, हमें वोट नहीं डालने दे रहे, और फिर हर चीज की हम बनाएंगे वीडियो और उसको वायरल कर देंगे, और हम हर इस तरह की फर्म को बाहर भेजेंगे ताकि पूरी दुनिया देखे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ कि ये जो एक जिस स्पेस का आप जिक्र कर रही हैं, ये अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस अजाब से बचाए। उस्मा साहब जिस स्पेस का आप जिक्र कर रही हैं, तो पीटीआई के वर्कर्स की या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ज़ाहिर है डिस्कस किया, ट्वीट्स भी हैं इस तरह की, लेकिन किसी पेटेंट रहनुमा की तरफ से तो ऐसी गुफ्तगू नहीं ना की गई कि हम इलेक्शन डे पर ये करेंगे या हम इस तरह से वीडियोस बनाएंगे या तस्लीम नहीं करेंगे। ये आतिफ खान की रिकॉर्डिंग की मैं आपको बात बता रही हूँ, जो वो बोल रहा है, जिब्रान इलियास उसमें स्पेस में था, और आप ये इनकी सारी जो ये इनकी जो मैं कहती हूँ कि दुश्मनी इसे आप कह सकते हैं। आप यहाँ बैठे ना, आप मुकाबला करें। आपने क्या किया था, आपने जनरल बाजवा ने सबके सामने कह दिया था कि जब मैं इमरान खान से पूछता था कि भाई क्या सबसे जरूरी इशू है पाकिस्तान का, तो वो कहते थे क्रश ऑपोजिशन, कि ऑपोजिशन को खत्म कर दें। मैं किसी के साथ ना बैठूंगा, ना मैं किसी से बात करूंगा, ना मैं किसी से पार्लियामेंट में हाथ में लाने को या सलाम करने को तैयार हूं। जी अहमद अवैस साहब, ऐसी प्लानिंग है पीटीआई की? आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, आज मिलते करते फिरते, तो अब समझ नहीं आ रही कि क्या रहा है। ये एक ऐसी प्लानिंग का जिक्र कर रही हैं जो इनके दिमाग की अपनी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। ये कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है, ना कोई ऐसी प्लानिंग का इरादा है। हम तो खुले मैदान में खुले तरीके से आए हैं और अवाम की ताकत के साथ खड़े हैं, और ये ना तो हमने इन हाउस कॉन्स्पिरेसीज कभी की हैं। नवाज शरीफ यहाँ तक कैसे पहुंचा, कभी आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लें। 1980 से ऑनवर्ड किस तरह से वो जो है पाकिस्तान की फौज का बगल बच्चा बना रहा, वहां से निकल के वो आगे आया, और उसके बाद मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। और जब उसने जियाउल हक ने फायर किया, उसने जब जुनेजो साहब को उसने डिसमिस कर दिया उनकी हुकूमत को, तो ये उनको छोड़ के फौज के साथ खड़ा हो गया। इनकी हिस्ट्री तो देखें। और उसके बाद जब वो देखा वन पेज पर तो सर पीटीआई भी रही ना, आप दो चार जवाब दे दें, ये मुझे बात करने देंगी। अहमद अवैस साहब का कमेंट आ जाए, फिर मैं मैडम आपकी तरफ आता हूँ। आप मुझे बात करने दें इनको जरा। जी अहमद अवैस। और उसके बाद देखें, उसके बाद इन्होंने
किस तरीके से जो अपनी करतूतों की वजह से यहाँ तक पहुंचे। फिर इन्होंने क्या किया, क्या क्या एक निज़ाम मुल्क का ऐसा चलता है कि एक चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक ऑफिशियल ट्रिप पे गया हुआ है और उसको आप वो जहाज में है और उसको आप कहेंगे ये हमने इसको डिसमिस कर दिया, फलां को लगा दिया। तो निज़ाम को खराब करने की जिम्मेदारी हर मौके के ऊपर नवाज शरीफ के पास है, क्योंकि ये बाई टेम्परामेंट फाशिस्ट ज़हन का इंसान है और इसी वजह से और करप्शन की इंतहा की है उसने, जो आज इतनी दौलत इनके पास आई है, कहाँ से आई है। अब ये कहते हैं कि वो जल्दी पुश्ती को वो कोई रईसजादे थे, वो एक छोटी सी फैक्ट्री थी उसकी, वो एक जिसको एक फर्रस थी छोटी सी एक गवाल मंडी। लेकिन प्रॉब्लम यह साबित कुछ नहीं हो सका, इतने साल कौम का साबित क्यों नहीं हो गया? साबित तो हुआ। अब अदालत वो जो इनके केस में जो कुछ हुआ है, जो जिसमें जमानत हुई है कि पाकिस्तान में कोई इसकी मिसाल थी कैसे जमानत हो। अब तो एक काम और रह गया था, वो भी हो जाना चाहिए था कि रेड कारपेट बिछा के उसके ऊपर एक कुर्सी रखते, नवाज शरीफ को बिठाते और एक करप्शन के बादशाह का ताज भी पहना देते उसके ऊपर, और उस बाद पाकिस्तान की हुकूमत उसको सूट कर दें और पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज। अब तो ये निज़ाम रह गया। ठीक है, इसके अलावा और बाकी तो कुछ नहीं रह गया। सर, दोनों से मेरा ये सवाल है कि इलेक्शन से पहले जो गहमा गहमी होनी चाहिए, 8 फरवरी तो अब आन खड़ा हुआ है, किसी भी सियासी जमात की तरफ से वो इस वक्त हमें जिस तरह से अवाम को मोबिलाइज किया जाना चाहिए, जलसे या कॉर्नर मीटिंग्स, नून लीग की तरफ से भी नहीं नजर आ रही, पीटीआई के तो वैसे ही बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। जी, उसका जवाब देता हूं आपको। अच्छा, इन्होंने कुछ बात की है, जरा मुझे उसका जवाब देने दें, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए उस्मा साहब का ले लेते कमेंट, मैं सर फिर आ रहा हूँ। आप जरा मुझे पहले इनका जवाब देने देना। ये जो मेरी बात मुकम्मल हो जाए, आप जवाब लेंगे। नंबर 1 तो ये बात है कि अगर ये समझते हैं कि अदालती फैसले सारे गलत हुए हैं तो जाएं दोबारा चैलेंज कर लें, दोबारा केस कर दें। अगर आपको अपने अदालती निजाम पे भरोसा नहीं है और आप एतमाद नहीं करते आपको हैं, नहीं था जो ठीक है, आप जाएं और दोबारा अदालती निजाम के ऊपर। दूसरे मैं रुखसान आपको जरा याद दिलाती चलूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट तयनाती थी जिसको इन्होंने हर हालत में रोकने की कसम खाई हुई थी बानी साहब ने, और इन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का भी अंदिया दे दिया था, क्योंकि वो तयनाती रोकने के सारे मंसूबे और प्लानिंग हो रही थी। लेकिन देखें, जो अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत देनी होती है आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आज अगर हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं तो ये अपने मेरिट पे आए हैं, अपनी सीनियरिटी पे आए हैं, इन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा कि उनको किसी तरीके से आर्मी चीफ बनने से ये रोक दें। जी अहमद अवैस साहब, सर आप ये सबसे ये आप देखें कि ये किस तरीके से इन्होंने फौज में दरारें पैदा करने की कोशिश। ठीक है, आपका मैडम कमेंट आ गया। फौज में दरारें तो हैं, वो हमने पैदा नहीं की है। और फिर आपने फ्रस्ट्रेशन ने जो नवाज शरीफ की फैमिली ने अब बात करते हैं। ठीक है मैडम, आप अहमद अवैस साहब का कमेंट ले लेते हैं। जी अहमद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि फौज के साथ जो सलूक ये कर गए हैं ना, पीडीआई के हेड बन के शहबाज शरीफ ने, और ऊपर से उनके जो बड़े दादा साहब बैठे हुए थे वहां से इंस्ट्रक्शन देने वाले, वो उन्होंने मिलके जो फौज के साथ दुश्मनी दिखाई है, वो मैं आपको वो अभी बात में सामने आएगी। क्योंकि आप सोचिए, अरे भाई, हमने जीएचक्यू में कभी अटैक नहीं किया, हमने देना अगर खामोश नहीं करेंगे तो मैं बंद कर रहा हूँ। जी अहमद अवैस साहब का कमेंट आने दे मैडम, मैं आपका जवाब लेता हूँ तसल्ली से, उनको बात कंप्लीट करने दें, फिर आपका मुकम्मल जवाब लेते हैं। आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूट पिंडी को जाके ये बात करनी नहीं, अगर जी मैडम अहमद अवैस साहब का कमेंट, अब उनकी बारी है, उनको कमेंट करने दे, फिर मैं आ रहा हूँ। जी अहमद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने पीटीआई के, जब ये पीडीएम की हुकूमत चल रही थी और एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान बनाया गया फौज को और अवाम को लड़ाने का। पीटीआई के साथ तो जो केसेस करने थे कर लिए, इमरान खान कोई बात नहीं। अगर आप खामोश नहीं होंगी तो मैं बंद कर रहा हूँ फोन। आप यू मस्ट नो द एटिकेट्स। और सारे जो इंडियन चैनल्स थे आप उनको कमेंट करने दें, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिर्फ एक उन्होंने मिठाइयां बांटी
वहां पे इमरान और खान ये हीरो बन गए थे। अगर ये उन्होंने इंडियन कहा बात हम कर तो रही 53 हैं, साल में नहीं सुने वो मेरी कर बात सके सुने। जो इमरान खान ने अब कर बात जी दिया है। खामोश होंगे अहमद कि अवैस साहब का 2 मिनट में कमेंट ले लें, फिर आपकी बात तसल्ली सुनता हूं। जी अहमद नहीं साहब। वो आप अब ये मेरे पास इन्होंने तो आए नहीं ना, आप देखिए, कॉन्स्टेंटली फिलहाल फिर तो मैं उन्हीं बंद के कर रहा हूँ पास है फोन। ना। मैं आ रहा हूं बस आपके पास। जी अहमद साहब आप अब सर। बात यह है कि अब इन्होंने इंडियन बात की है, तो यही मोहतरमा इन्हीं टीवी शो में बैठ के नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया करती थी कि ये इंडियन एजेंट है। अगर मैं वो आपके मेरा पास रिकॉर्डेड मेरा है सारी बातें। फंडामेंटल राइट है, मैं जहां पे भी जाऊं, इसलिए जिस पार्टी से भी जाऊं, ये जिसके तो मुताबिक आदतन ये बात बात करूं, करती है मेरा हमेशा। फंडामेंटल राइट है। इन्होंने ठीक है, लड़ने तो से आप पहले भी ये बात आप कभी ये बात फरवरी के करती हवाले से क्या आप अपने स्ट्रेटजी इशू है पे बात पीटीआई की भी करें। और आप नून लीग जवाब की से भी, इस पर हम कुछ क्या बात करें? कर लेते हैं। तो जवाब माजी के आपके सारे जवाब से इल्जामात वही हैं। इस तरह बात नहीं हो उसके सकती कि बाद मैं आप आई एम सॉरी, असली हमले पे आ जाते हैं। ये इनको आप बात अपने करने इशू पे दीजिए। बात अहमद करें। साहब आई एम सॉरी, मेरा वैसे भी टाइम खत्म हो गया, मैंने अब मीटिंग में हूं मैं। अच्छा सर, स्ट्रेटजी क्या है पीटीआई की, इस पर कमेंट बस कर दें आप। हाँ जी, आप पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी, इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात हैं प्रूव किस तरह से करेंगे, 8 फरवरी को क्या तैयारियां हैं? मुझे जो प्रूफ करेंगे, ये इल्जामात होंगे, वो अदालत में करेंगे। और स्ट्रैटेजी ये है कि हम बिल्कुल इलेक्शन में खड़े हैं और हम पार्टिसिपेट करेंगे। और हमें इंशाअल्लाह ताला जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के वोटर जो हैं वो पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि किन के साथ ज्यादती की गई है और ज्यादती करने वाला कौन है, ये उनको मालूम है। ठीक है। ये बाहर से इस तरह से आके खा पी के आके और वहां पे और यहाँ आके फिर इस मुल्क को मजीद दिवालिया निकाल दिया है और निकाल देंगे। ये हर एक को नजर आ रहा है। ठीक ये है। आए थे तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी। जिस दिन इन्होंने हुकूमत संभाली है, उस दिन 18 बिलियन डॉलर के पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उस दिन। ये आपके स्टेट बैंक को निकाल के देख लें। और जब ये जा रहे हैं तो 1 बिलियन डॉलर भी बाकी नहीं बचे हुए थे। भीख मांग रहे थे उस वक्त ये खड़े हुए, और बड़ी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे कि हमने आईएमएफ से कर्जा करवा लिया। ये तो हालत है इनकी। इसलिए के पैसा या गबन करते हैं या मुल्क को तबाह कर छोड़ते हैं। ये इनकी हिस्ट्री है सारी। बहुत और अब शुक्रिया आवाम अहमद समझ गए अवैस इनकी साहब। हिस्ट्री को। जी उज़मा कारदार साहबा, अभी जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंसर्न्स हैं और जो आपके सियासी हरीफ हैं वो तो ये कहते हैं कि बतौर स्पोक्स पर्सन मौलाना फजलुर रहमान ये तमाम तरह अपने कंसर्न्स उठा रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं हो सकते, अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है। अभी नून लीग ने इस हवाले से तैयारी शुरू की है, अवाम में निकले हैं आप, लोगों को, वोटर्स को किस तरह से मोबिलाइज करें? इस वक्त जो इतनी इल्जाम तराशियां करके गए हैं, तो मैं तो सिर्फ ये, हमें तो बात आया था कि 3.5 साल में इन्होंने 5 वजीरे खजाना बदले, इन्होंने 6 एफबीआर के चेयरमैन बदले, इन्होंने बेड़ा गर्क इकोनॉमी का किया और उनको कहा गया कि खुदा के लिए करप्शन रोके, करप्शन रूज पे है। इन्होंने कोई उसका एक्शन नहीं ली। और जब ये गए हैं तो उस वक्त हाथ उठा उठा के लोग इनको बददुआएं दे रहे थे। आप यकीन करें, जब 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गए हैं तो आप उस वक्त की हिस्ट्री देखें। 105 पे आपका डॉलर था, 4 रुपए की आपकी रोटी थी, 7 रुपए का आपका यूनिट बिजली का था, आपकी ग्रोथ रेट 6% थी। मेगावाट आपने 12,000 मेगावाट आपने नेशनल ग्रिड में डाले और 18 घंटे की लोड शेडिंग आपने खत्म की। फिर आपने एक एटमी ताकत प्रूव किया पाकिस्तान को। ये उस वक्त जो वर्ल्ड इकोनॉमीज में पाकिस्तान 24th नंबर पे था, ये जब गए हैं तो ये 47th नंबर पे आ चुका था। ये पता नहीं किस की कहानियां ये सुना के गए। इन्होंने बेड़ा गर्क किया और हमने पॉइंट आउट किया था, हम उस वक्त हुकूमत में थे, पॉइंट आउट किया, करप्शन की फाइलें लेके खुद DGISI गए और क्या किया ये बानी साहब ने, उन्होंने जनाब उन्हीं को अपने ओहदे से फारिग कर दिया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। देखें, 2008 में और 2013 में भी हमारी सिक्योरिटी के जो हालात थे वो ज्यादा इससे खराब थे। 70,000 जानों का नजराना दिया है इस मुल्क ने और हमारे इदारों ने, क्योंकि हम एक वॉर ऑन टेरर को फेस कर रहे थे। अब तो हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। 2-3 इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, लेकिन हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो अफवाज हैं, हमारी एजेंसियां हैं, हर चीज पे उनका अहाता है। और उनको चाहिए कि जरा जिस तरह ये JUI मौलाना साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको जरा सिक्योरिटी बेहतर तरीके से फराहम करें। अगर अब हम इलेक्शन आगे लेके गए तो मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, क्योंकि मईशत का इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान अब और मजीद नहीं इस तरह से आगे चल सकता।
बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहिबा और अहमद अवैस साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्त और आज बात करेंगे पाकिस्तान की डगमगाती हुई मईशत के हवाले से। डॉलर, पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की जो कदर है उसमें कमी वाक़ हुई है, लेकिन जो महंगाई है वो बतदरीज उसका सिलसिला जारी है। मौशी अशारिये क्या बता रहे हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? आज रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मज़ीद कमी वाक़ हुई है और जो डॉलर है, एदाद-ओ-शुमार जो स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता हुआ है। और दूसरी जानिब मईशत से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें हैं। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स का कर्ज रोल ओवर करने की पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है। आने वाला साल जो है, जिसका आगाज़ हो चुका है, 2024 मईशत के लिए कैसा साबित होगा और इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के बाद आवाम के लिए क्या मुस्बत खबरें आ सकती हैं? डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, चंद पैसों की कमी हुई अमेरिकी डॉलर में और गुज़श्ता चंद महीने में हमने देखा कि डॉलर किसी ना किसी हद तक स्टेबल हुआ है, रिवर्स गियर लगा है। इस साल में क्या रुपए की कदर में कोई मजीद कोई इजाफा होगा, कोई रुपया मुस्तहकम होगा? और डॉलर की इस कमी से जो आवाम की रोज़मर्रा के मामलात हैं उस पर तो कोई वाज़े कमी या उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ सकी हमें, ये किसकी नाकामी? मैंने जैसा आपको पहले अर्ज किया था मीर साहब कि हमारे जो रुपी है वो एवेल्यूएट होता जाएगा, लेकिन तब तक होगा जब तक आपके इलेक्शंस नहीं हो रहे। आपकी मईशत जो है वो एक्चुअली फ्रीज पर है, यानी होल्ड पर रखी हुई है। जब होल्ड पे रखी हुई है तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल डेट्स को छोड़ दें अगर, लेकिन अगर आपका जो हमारा जो प्राइस है, जब इंपोर्ट्स हमने खोल दिए हैं, उसकी वजह से आपकी जो है वो डॉलर रुपी में इवैल्यूएशन जरूर हो रही है, यानी आपका रुपी बढ़ रहा है, लेकिन उसके जो असरात आप कहते हैं इन्फ्लेशन पे या अफराते ज़र पे, वो इसलिए नजर नहीं आ रहे कि आपके जो टोटल डेट हैं वो 233 बिलियन है और एक्सटर्नल पब्लिक डेट जो है वो 86.6 बिलियन है और जो डेट सर्विसिंग है वो 25 बिलियन की है। पाकिस्तान को जो सर्विसेज के हैं वो 28% आपको जाना है और पाकिस्तान के जो टोटल आपके 2026 तक है वो 77.5 बिलियन डॉलर का आपने कर्ज आपने वापस करना है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या किया कि सबसे ज्यादा आपने पाकिस्तान ने जो गड़बड़ की, क्योंकि आपका जो स्टेट बैंक है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आईएमएफ के कंट्रोल में, और आईएमएफ के कंट्रोल में होने की वजह से आपके पाकिस्तान की हुकूमत ने डॉलर बॉन्ड दिया और डॉलर बॉन्ड लेने का मकसद ये है कि आपने थर्ड पार्टी को अपने जो मईशत है आपने डॉलर बेचना शुरू कर दिए। तो डॉलर बॉन्ड जब आपने उनको बाकी मईशतों को बेचना शुरू कर दिए, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी पाकिस्तान ने अगर बेचना है तो बाहर की मुल्कों को जब आपने बेच दिया तो इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और 93% 2023 में आपने पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स में आया कि बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट्स में डॉलर बॉन्ड आ गया। तो इसका क्या हुआ नुकसान? आपके सारे के सारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर जो है वो बोझ बन गया। तो आपने किसी चीज को तो गिरवी रखना है ना, तो ये गिरवी रख रहे हैं और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को आप जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मईशत को हॉल्ट पे लगा दिया है, ना आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है, ना आपकी इंटरनल ग्रोथ बढ़ रही है, ना आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है, ना ग्रेजुअली कोई इंक्रीज आ रहा है। तो जब ग्रेजुअल इंक्रीज कहीं आपकी मईशत के अंदर नहीं आ रहा तो आपको क्या मिलेगा? उसके ऊपर आपके अफरात ज़र बढ़ गया। 40% मैंने आपको कहा था ऑलरेडी चल रहा है। आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 60% के करीब हो गई। तो मैंने ये आपको अर्ज किया था कि 8 फरवरी के बाद रुपया जो है वो मुस्तहकम नहीं रहेगा, रुपया आपका गिरेगा और जैसे ही आप जो है वो जो इकोनॉमी को अपनी मईशत को खोलेंगे, अभी तो आपने होल्ड पे लगाइए, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। तो इसकी वजह से आपकी सारी रोजमर्रा की तकरीबन 67 जो कमोडिटीज हैं वो सारी की सारी जो है उसकी प्राइस हाई चली जाएगी और इतनी हाइट पकड़ेगी
कि आपको मैंने पहले भी बताया था, अंडे डबल रोटी से भी जाएंगे। तो इस टाइम पे जो मईशतें आपकी बन रही हैं और जो मंशूर आपके बन रहे हैं, उसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम आपको खैराती प्रोग्राम मिल रहे हैं, लेकिन उसमें जब तक आपकी डोमेस्टिक मार्केट यानी गंदम, आपकी चीनी, आपका आटा, ये सारी की सारी तरसीलात जो है वो मैनेजेरियल इशू है। डॉक्टर साहब, ये जो बैरूनी कर्जे हैं, जिस तरह से आज निगरान वजीर आजम ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को खत लिखा है, और जो ज़राए वजारत ख़जाना के बताते हैं कि $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को मैच्योर हो रहे हैं। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% की शरह आयद है। यूएई की जानिब से $2 अरब का डिपॉजिट जल्द रोल ओवर किए जाने का इम्कान है। इसी तरह से दूसरे मुमालिक के साथ भी जो हमारे बैरूनी कर्जे हैं, इस साल या हुकूमत तश्कील पाने के बाद हम रोल ओवर करवाएंगे क्या? किस तरह से लेकर चलेंगे हमारी जितनी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल मुमालिक के साथ? यह आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। यूएई की जानिब से जो मजमूई तौर पर $3 अरब डिपॉजिट जो स्टेट बैंक में रखवाए गए थे, $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को आपको मैच्योर हो रहे हैं, यानी आपको इसको देना होगा। फिर इसके बाद आप जो है वो सऊदीया के बाद रोल ओवर की रिक्वेस्ट करेंगे आप यूएई को। इसके बाद जो है वो चीन से आपका जो है रोल ओवर हो जाएगा। गुज़श्ता बरस जुलाई में पीडीएम हुकूमत के दौरान चीन की एक्सपोर्ट्स में तो बैंक जो इंपोर्ट बैंक है इसका पाकिस्तान का $2 अरब 40 करोड़ का कर्ज रोल ओवर किया, और इस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया था कि चीन ने ये कर्ज 2 साल के लिए रोल ओवर किया और मुल्क 2 सालों में सिर्फ कर्ज पर सूद की अदायगी करेगा। यानी इसके अलावा चंद 8 मुमालिक हैं जिनसे आपने कर्ज हाई इंटरेस्ट रेट पर ले रखे हैं। तो मुसलसल आप कर्ज लिए जा रहे हैं, इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी आप कर्ज लिए जा रहे हैं, और गैस से, बिजली से, इन सारी चीजों से आप पैसा लेकर आईएमएफ को पूरा कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने $4 बिलियन जो है वो पहले आईपीपीस को दिलवाए थे, इसी तरीके से भी आईपीपीस को, यानी ये आईपीपी इस्तेहकाम पार्टी नहीं कह रहा, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कह रहा हूं, उनके मद के अंदर आप उनको देते जा रहे हैं। यानी पैसा सिर्फ आप दे रहे हैं और रोल ओवर कर रहे हैं। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम पर नहीं पड़ रहा, अवाम को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैंने बताया कि 8 फरवरी वैसे ही खतरे में पड़ा हुआ है, और कोशिश हो रही है तमाम जमातों की तरफ से कि इस इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए, और इलेक्शन में ना जाने का तरीकाकार सिर्फ यही है। और एक मैं आपको बताऊं कि इसको क्रोनी इकोनॉमी कहते हैं, और क्रोनी इकोनॉमी का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिजनेसमैन तबका जो बड़ा है, 1% अशराफिया का, बड़े सियासतदान और बड़ी जो इंटरप्राइजेस हैं वो आपस में डील करती रहेंगी और प्रॉफिट कमाती रहेंगी, और हुकूमत जो है वो हो सकता है के अंदर। डॉक्टर साहब, आवाम का जो एक बड़ा बुनियादी सवाल है, सोशल मीडिया पर भी इस पर सवालात उठ रहे हैं कि जो तवानाई माहिर हैं इंटरनेशनली, वो ये कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत एशिया में सस्ती हो सकती हैं। इस वक्त खाम तेल की जो सप्लाई है वो तलब से ज़्यादा है, और 2024 की पहली शशमाही के लिए हम तवक्को करते हैं कि $60 से $65 फी बैरल से लेकर $85 से $90 फी बैरल के दरमियान जो है वो क्रूड ऑयल का रेट रहेगा। और मशरिक़ वस्ता में या एशिया में जो तेल है, पेट्रोलियम मसनूआत है, उनकी कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। इस तरह की खबरें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवाम तक उसके नताइज नहीं पहुंचे या अवाम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकी। अब ऐसा कुछ होगा? देखें, पूरी दुनिया के अंदर एक तरीकाकार चल रहा है। आपने देखा होगा कि सऊदीया ने रशिया से $बिलियन का जो है वो डीजल लिया है, और उसको वहां पर अपनी जो है रिफाइनरीज के अंदर इसको रिफाइन करके अपनी डोमेस्टिक तलब को पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से वो आपको महंगे दामों बेचेंगे। और पाकिस्तान का मसला ये है, जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था कि 40 दिन का लैग टाइम होता है। इस 40 दिन के लैग टाइम के अंदर क्या करते हैं कि जब पाकिस्तान को कम तेल देना होता है, यानी अवाम तक इसका जो है इफेक्ट देना होता है और सस्ता तेल देना होता है, इस वक्त ये नहीं देते, और जिस वक्त ये महंगा हो जाता है तो मजीद उसमें से कट रखकर ये हुकूमत के अंदर डाल देते हैं, यानी हुकूमत के खर्चों को पूरा करते हैं। और आपके जो हुकूमती अखराजात, जैसे मैंने आपको बताया था, $22 बिलियन यानी 22% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट, 22% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है वो सिर्फ हुकूमती अखराजात पर जा रहा है। तो ये सारे के सारा कट लगाकर इस वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपके पास नहीं आता कि गैस की, एलपीजी की, एलएनजी की, ये जितनी भी प्राइसेस जब आपको कम होती हैं तो आवाम को भी कम मिलनी चाहिए ना।
तो इसका कट निकाल करके ये वो जो लोग तरसीलात होती हैं उसी के अंदर डाल देते हैं, तो उसका इफेक्ट आवाम तक नहीं पहुंचता। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास सिर्फ 4 रिफाइनरीज हैं और वो इस काबिल नहीं है कि उनकी जो वो पाकिस्तान को जो है वो जरूरत के काबिल तेल दे। चुनाचे आप महंगे दामों में इंपोर्ट करते हैं और उसको रख लेते हैं, फिर रखकर महंगा बेचते हैं। ये पाकिस्तान के साथ बदयांती नहीं है, ये सबसे बड़ी बदयांती है। और इसके अलावा जो मैं आपको बार बार इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं कि डॉलर बॉन्ड को उठाइए। डॉलर बॉन्ड पाकिस्तान के लिए जिसने भी ये डिसीजन लिया, कितना गलत डिसीजन लिया, कितना खतरनाक डिसीजन लिया है कि आप अपनी सारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को गिरवी रख देंगे। और इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान के अंदर सवाए न्यूक्लियर एसिड के अलावा मुझे बताइए कि कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो पूरी दुनिया की नजर हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि आईएमएफ ने आपको मुकम्मल तौर पे मकरूज कर दिया और आने वाली जो मंशूर है, लेकिन डॉक्टर साहब आईएमएफ वाले मामला तो सब अपनी जगह, लेकिन किस कदर सितम है हमारी आवाम के साथ, जबर है, जुल्म है कि 1 नवंबर 2023 को हमने इस पर बात भी की कि गैस, घरेलू सार्फिन के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है 200% उसकी कीमतों में इजाफा किया गया, लेकिन आज जनवरी के महीने में घरेलू सार्फिन गैस से महरूम है और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में लोगों की ये शिकायत है और सोशल मीडिया पर भी लोग अपने जो है वो तमाम तर प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। हम अभी तक महंगाई करने के बावजूद गैस तक नहीं अपनी आवाम को दे सके, और क्या यही मामला चलते रहेंगे इस साल भी? बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि वजह यह है कि इसी के अंदर से तो मैंने आपको बताया ना कि जब सस्ता दे सकते हैं तो उसका महंगा कट वो रख लेते हैं और उसको जो आपका क्रूड ऑयल जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत के अंदर जो है मुसद्दिक मलिक ने 1 लाख जो है बैरल तेल जो था वो रशिया से मंगवाया था और 50% का जो तेल है वो आगे बेच दिया था। मुझे ये बताएं कि ये बेईमानी कौन पकड़ेगा, इस बेईमानी को कौन पकड़ेगा, इसको ऊपर कौन सुमोटो लेगा? अब सुमोटो का आर्टिकल 184 है वो तो आपकी अदालत ने खत्म कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि इस जबर नाइंसाफी को कोई खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हुकूमतें पलेंगी और हुकूमत इसके अंदर से कट खाएगी। और इसका क्या होगा कि पैसा पूरा करके आईएमएफ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आईएमएफ ने तो इंस्ट्रक्शन दे दी, आपने इनका पैसा देना ही देना है। तो वो अवाम का खून चूस के, अवाम की महंगाई करके, अवाम के तेल में से, अवाम की गैस से अवाम को गैस नहीं मिलेगी और उसका भारी भरकम बिल इनको भेज भेज के उधर से मैक्सिमम पैसा देना है। मैंने जैसे आपको बताया कि 77.5 बिलियन आपने 2026 तक देना है। तो आप मुझे बताइए कि ये सारा कर्ज आपने जब 2026 तक देना है तो ये आईएमएफ तो आपको माफ नहीं करेगा। और सिर्फ 70 करोड़ जो आपको पाकिस्तान में आ रहा है तो उससे सिर्फ ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दिखा देंगे। और आने वाले साल में भी आपको वर्ल्ड बैंक से, बाकी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी बहुत कुछ भी हो गया तो 1.5 तक जीडीपी से ज्यादा नहीं जा सकता। वो भी मैं तब कह रहा हूं जब कोई मुस्तहकम हुकूमत अगर हुई तो, और अगर नहीं होती तो आपका जीडीपी जा रहा है 0.26 कह रही दुनिया की करप्ट तरीन कौमों में से आपका नाम आ रहा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप सिर्फ गूगल करें कि वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियंस के अंदर आपके नवाज शरीफ साहब का बार बार नाम आता जा रहा है। इसका मतलब है कि $30 बिलियन टोटल जो है वो उन्होंने जायदाद बनाई है। और वो जायदाद जो बनी और साबित नहीं उन पर हो रहा सर, सोशल मीडिया पर तो ये खबरें चल ही रही हैं जी, सारी दुनिया को पता है। तो इसके ऊपर बताइए कि मंशूर तो किसी के पास नहीं है, हर पार्टी के मंशूर के अंदर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का जिक्र ही नहीं है। और किसी भी जगह के ऊपर मैंने बार बार कहा है कि हमें रिलैक्स करें, सैलरी क्लास जो है उसके जो है वो टैक्स को कम करना चाहिए ताकि ईज ऑफ द टैक्स नेट हो, ताकि लोग इतना टैक्स भर सकें जितना वो दे सकते हैं। इतना भारी टैक्स भी लगा रहे हैं, फिर आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, फिर लोग खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? और इससे करप्शन में सिर्फ इजाफा होगा। छोटे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सिर्फ एक दूसरे की मारामारी करेंगे, चोरियां होंगी, टायर बेचे जाएंगे, सड़कों के ऊपर मोबाइल चोरी होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि अवामी मंशूर एक भी नहीं आया। इस वक्त तक सिर्फ जमात इस्लामी का मंशूर आया, वो भी सारा का सारा खैरात बेस्ड है और ऐसी बातें की जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइज पार्टी का भी आ गया मंशूर। जी, जमात इस्लामी का आया, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का भी मंशूर आया, लेकिन वो भी खैरात बेस्ड है। यानी खैरात आप दे रहे हैं लेकिन आपके पास ऐसा मुनज़्ज़म निजाम नहीं है जिसमें एलपीजी कंपेटिटिव प्राइस आप दें, आप बिजनेस की, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें। इस तरह का तो कोई बात ही नहीं की।
कर्ज के रोल ओवर करके आप जो लेकर जाने जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, एक और साजिश जो आपके मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर बताता चलूं, मुमकिन है कि मोहसिन नकवी साहब को जो है वो वजीर आजम बना दिया जाए, ये हॉल्ट पर लगाने के लिए, क्योंकि मईशत आपके कंट्रोल में नहीं है और आवाम के खून और चूसा जाए और IMF की शराइत को पूरा किया जाए। चुनाचे वो ऊपर से इस तरीके से मामला बनने लगा है। महंगाई और इन्फ्लेशन कंट्रोल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। गुफ्तगू सुन रहे थे माहिर माशियात। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।